देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। एक ऑप्शनल वाला पेपर है, इसमें ये दो बुकें हैं। एक पहली बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, दूसरी बुक है टेंसर एनालिसिस। ये दोनों की कंबाइंड एक किताब आती है, वो एसजे पब्लिकेशन की है और वही एसजे पब्लिकेशन की बुक से हम इसको पढ़ाते हैं। ठीक है। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इनकी थोड़ी थोड़ी वीडियो निकल गए, इसको तुम पढ़ोगे। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, नेम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज नेम भेजोगे, ये तीनों चीज़ें भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। हमारा ऐप बना हुआ, एप्लीकेशन बनी हुई, उससे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद डेमो के लिए तुम 4-6 दिन जुड़ो रहोगे। अगर तुम्हें ये पढ़ाई समझ में आए तो, अगर समझ में आती है तो तुम्हें फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और कहोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। अगर फीस तुम पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, वरना तुम डेमो के लिए जुड़ोगे, थोड़े दिन बाद अलग हो जाओगे। ठीक है। और एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो चुका है। ठीक है, बस इतना ही बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। ठीक। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लोकल थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व, चैप्टर नंबर 1। ये वीडियो नंबर 2 है। पहली वीडियो में हमने तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखाया था। ये लिखाई थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व। ये लिखाई थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व। और वो इक्वेशन जो टेंजेंट की थी कर्व की, वो इक्वेशन ये थी कैपिटल आर बराबर आर वेक्टर प्लस लैम्डा आर सिंगल डॉट वेक्टर। अब यहाँ पर इसी इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, यानी कि इसी इक्वेशन को हमें इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। कार्टेशियन का मतलब होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब वो कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड में होता है। अब इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड में कैसे चेंज करते हैं वो तुम्हें बताते हैं। ठीक है। ये तुम्हारी किताब में नहीं है, अलग से इसको करा रहे हैं, अलग से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इस इक्वेशन का प्रयोग होता है। ठीक है। आप फिर से सुन लो, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, ये इससे पीछे वाले जो वीडियो में लास्ट वाला आर्टिकल यही कराया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, और उसकी इक्वेशन ये प्रूफ कराई थी। अब इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको हम कार्टेशियन में चेंज करेंगे। इसके लिए यही हम लेके चल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व लेके चल रहे हैं। यहाँ हम लिख दें यहाँ पर टेकिंग। ठीक है। अब इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, यानी एक्स वाई जेड में। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये भी वेक्टर होता है। और जो कैपिटल आर वेक्टर होता है, ये कैपिटल आर वेक्टर, ये होता है या कैपिटल एक्स आई, कैपिटल वाई जे, कैपिटल जेड के। ठीक है। आई जे के पर ये यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। जो आर वेक्टर होता है वो तुम्हें मालूम है, वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का होता है जेड के। ये आई जे के यूनिट वेक्टर है। और आर सिंगल डॉट वेक्टर, आर सिंगल डॉट वेक्टर का मतलब है इस आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर टी करें तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स बटी डी टी इंटू आई, डी वाई बटी डी टी इंटू जे, और डी जेड बटी डी टी इंटू का के। ठीक है। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, इसको हम शॉर्टकट में अगर लिखें तो आर सिंगल डॉट वेक्टर। इसी तरह डी एक्स बटी डी टी को हम एक्स डॉट आई लिख लेते हैं, और वाई डॉट जे लिख लेते हैं, और जेड डॉट और के लिख लेते हैं। बात खूब समझ में आ गई। अब ए वैल्यू उठाकर इसमें रख दें। एक कैपिटल आर की जगह पर आ जाएगा कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के, ये वैल्यू हो गई, बराबर ये आर वेक्टर की जगह पर आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के। ये हो गया स्मॉल आर वेक्टर की जगह। लैम्डा की जगह लैम्डा हो गया। आर सिंगल डॉट वेक्टर की जगह पर आएगा एक्स डॉट आई और वाई डॉट जे और जेड डॉट के, जेड डॉट के आएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसको हम इधर ले आएँ, इसको अगर इधर लाएं तो कैपिटल एक्स आई, कैपिटल वाई जे और कैपिटल जेड के माइनस ये आ जाएगा एक्स आई वाई जे और जेड के बराबर ये लैम्डा आएगा
और x डॉट i आएगा, y डॉट j आएगा और z डॉट k आएगा, z डॉट k आएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें से और इसमें से i यूनिट वेक्टर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, x माइनस एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, और इसमें से अलग अलग प्रकार के निशान बना देते हैं, कैपिटल माइनस वाई इंटू ए जे हो जाएगा। इसमें से और इसमें से ये डबल निशान बना देते हैं, एक के कॉमन हो जाएगा, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू के यूनिट वेक्टर बराबर लैम्डा और एक्स डॉट आई बाई डॉट जे और जेड डॉट के। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, मेथड क्या है? वो मेथड ये है, ए आई का कोफिशिएंट लिखते हैं कैपिटल एक्स माइनस ए एक्स और अपान में ए वाला एक्स लिखते हैं, ये लिखते हैं एक्स का कोफिशिएंट, और इसी तरह से जे का कोफिशिएंट लिखें तो बाई माइनस स्मॉल वाई और यहाँ पर जे का कोफिशिएंट लिखते हैं बाई डॉट, और इसी तरह से ये लिखें तो जेड माइनस जेड और बटे का हो जाता है जेड डॉट। चाहे आई का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखे तो लैम्डा एक्स डॉट कर सकते हो, लैम्डा वाई डॉट कर सकते हो, लैम्डा जेड डॉट कर सकते हो, या फिर बराबर में यहाँ पर लैम्डा कर दो। बात वही है, बात समझ में? ये लैम्डा इधर आएगा तो बटे में लैम्डा हो जाए। ये इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाती है। इसका प्रयोग होगा अगर कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व निकलवाता है तो चाहे इस फार्मूले का प्रयोग कर लो और चाहे इस फार्मूले का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हो। ये भी फार्मूला हमने तो प्रूव करा के बता दिया, नोट कर लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। पीछे वाली वीडियो में ये निकलवाया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व और यहाँ पर छोड़ दिया था, इसके बाद आगे का ए है, ठीक है। इसके आगे का मतलब ये आगे वाला पॉइंट ही है, पॉइंट अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नोट कर लो, फिर आगे बताया जाए। उतारो तभी दूसरा बताएं पॉइंट। ठीक, उतारो तुम लोग, हम हेडिंग डाल दें तब तक, ठीक है, ऊपर डालते हैं। ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन आप टेंजेंट टू कर्व ए भी यूज कर सकते हो, ए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इक्वेशन तो है, लेकिन प्रयोग दोनों कर सकते हो। ए भी कार्टेशियन चेंज करो तो कार्टेशियन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो और फिर हम तुम्हें आगे लिखा है, आगे वाला उतारो तुम लोग और हम पीछे हेडिंग डालते हैं। इसके बाद ये थोड़ा आगे पीछे इसलिए है क्योंकि इसमें सिस्टम में नहीं दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा है गड़बड़, आगे सही है। अच्छा, तो आगे पीछे थोड़ी सी हेडिंगें हो रही हैं क्योंकि हमें यहाँ पर समझाने के लिए क्रम से चलना पड़ता है, ठीक। ये है आर्टिकल 1.3 है और पेज नंबर है 4 पे, पेज 4 पे है, और इसका नाम है आर्क लेंथ, ठीक। इन्होंने आर्क लेंथ लिखा है, इसको इस नाम से भी पूछा जाता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व सी, ऑफ ए कर्व सी, ठीक। नोट करो इसे। ठीक, बिगाड़ा, ठीक, बताते हैं तो इसमें। अब अच्छी तरह से समझो इसके लिए। ये कह रहा है यहाँ पर आर्क लेंथ, आर्क जानते हो क्या होता है? चाप। जैसे स्पेस कर्व बना लिया, ये स्पेस कर्व का इतना हिस्सा जो है, मान लो ए वाला हिस्सा स्पेस कर्व ये बनाया, इधर वाला बिगाड़ दें तो इसको हम क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। या जैसे एक कोई कर्व बना हुआ है, कर्व की अगर इतना ए लिया जाए, इतना हिस्सा ले लिया जाए तो ये क्या कहलाएगी? इसकी आर्क कहलाएगी। बात समझ में? आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं। अच्छा, कहता है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ निकालनी है आप एक कर्व, कर्व का मतलब कर्व जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कहते हैं स्पेस कर्व।
ठीक है, ये पूरा स्पेस कर्व ही चल रहा है और कर्व का नाम इन्होंने सी लिखा है। तो मान लो एक कोई भी हम टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से इस ये बना लिया, कोई भी ये स्पेस कर्व है और ये स्पेस कर्व का क्या नाम है, सी। ठीक, देखो कह रहा लेंथ ऑफ आर्क की लंबाई निकालनी है और कर्व क्या है, सी। अब इसमें आर्क की लेंथ निकालनी, आर्क कोई भी मान लो, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने एक आर्क मान ली, ये कोई भी आर्क मान ली, इसका नाम यहाँ पर P लिख दिया और इसका नाम लिख दिया Q। ये P और Q, ये PQ क्या है, ये PQ आर्क है और इसकी लेंथ निकालनी है। ये लेंथ निकालनी है, लेंथ को हम S से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसकी लंबाई हम यहाँ पर S मान लेते हैं, S मान लेते हैं। अब पैरामीटर यहाँ पर लेना है, तो बता चुके हैं स्पेस कर्व में दो पैरामीटर तुम यूज कर सकते हो, एक U और एक T। चाहे U मान लो चाहे T मान लो, जब दो पॉइंट हैं तो इसका हम पैरामीटर U1 मान लेते हैं, इसका पैरामीटर U2 मान लेते हैं। और निकालना क्या है, ये निकालना है आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ये S निकालना है, यस। और यस यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। तो हम तुम्हें यस निकालना बताते हैं, यस कैसे निकालें, इसका मेथड और तरीका समझो। ठीक है, ठीक है, लिखो। हाँ, अब इसके लिए एक लाइन लेंथ ऑफ आर्क चाहे लिख भी लो, हाँ लिखो, एक दो लाइन, एक लाइन लिख लो खाली, ज़्यादा मत लिखो, लिखो। हाँ, सी इज ए स्पेस कर्व, यहाँ पर ये स्पेस कर्व है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी। ठीक है, अब पी क्यू इसकी क्या है, आर्क, लिख लो आर्क पी क्यू। ठीक, और उसकी लंबाई हमने कितनी मान रखी, यस, आर्क पी क्यू एंड लेंथ यस। ठीक, और आगे लिख दो लेंथ यस, यस हो गया। ठीक, अब हम तुम्हें कह रहा है सी इज द स्पेस कर्व, यहाँ पर ए सी कोई स्पेस कर्व है और आगे कह रहा आर्क पी क्यू है एंड लेंथ एस, और उसकी लंबाई हमने क्या मान ली, एस। ठीक है, अब हम तुम्हें एस निकालना बताते हैं और उसे सुनो। अब यहाँ पर लिख देते हैं बीनो। ठीक, अब क्या है बीनो वो समझो। ए टी यूनिट वेक्टर बराबर, यूनिट वेक्टर बराबर ये किसके बराबर होता है मालूम है, अब मालूम क्या है, पीछे तो हमने पढ़ाया ही था, आर डैश वेक्टर। और आर डैश वेक्टर क्या होता है, डी आर वेक्टर अपान होता है डी एस, ये होता है डी आर बटे डी एस। अब डी आर वेक्टर बटे डी एस क्या होता है, जैसा अभी तो हम बता चुके हैं, आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस का होता है जेड के, ये होता है जेड के। अगर हम डी आर वेक्टर अपन डी एस निकालें, डी आर वेक्टर अपन डी एस, इसका डिफ्रेंसिएशन एस के सापेक्ष करें, तो डी आर वेक्टर अपन डी एस लिखें तो डी एक्स बटी डी एस आ जाएगा आई, डी बाई बटी डी एस आएगा और जे, डी जेड बटी डी एस आएगा और हो जाएगा के आएगा। तो इस तरह से अगर टी यूनिट वेक्टर लिखें तो डी आर वेक्टर अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी एक्स बटे डी एस इंटू आई, डी बाई बटे डी एस और जे, डी जेड बटे डी एस और आएगा के, और आएगा के। बात समझ में। अब हम दोनों तरफ माड ले लें, लेकिन टेकिंग माड बोथ साइड, दोनों तरफ माड लें, तो टी यूनिट वेक्टर का माड बराबर इधर भी लिखें डी एक्स बटे डी एस और आई, डी बाई बटे डी एस और जे, डी जेड बटे डी एस और के। ठीक है, ये आएगा। वैसे तो माड सभी को निकालना आता होगा, लेकिन फिर भी हम तो बता देते हैं, फिर भी समझ लो, ये अलग समझ लो। जैसे कभी भी एक्स आई प्लस बाई जे जेड के, अगर इसका हम माड निकालेंगे तो अंडर रूट लगाते हैं और आई जे के गुणांकों का वर्ग कर लेते हैं, आई जे के कोफिशिएंटों का वर्ग कर लेते हैं। बात समझ में, ये मापांक निकालने का मेथड होता है। तो इस तरह से अगर इसका हम मापांक निकालते हैं, माड निकालते हैं, तो अंडर रूट का हो जाता है डी एक्स बटे डी एस का होल स्क्वायर, डी बाई बटे डी एस का होल स्क्वायर, डी जेड बटे डी एस का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और टी यूनिट वेक्टर इस याद ध्यान रखना हमेशा, इसका मापांक ऑलवेज 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मापांक क्या होता है, 1। ठीक, अब इसका हम करते हैं स्क्वायर,
इसका कर दें स्क्वायर, 1 का स्क्वायर पर यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, dx बटे ds का होल स्क्वायर, dy बटे ds का होल स्क्वायर, dz बटे ds का होल ऑफ स्क्वायर, ds का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो इसके आगे का, अभी बताते हैं तुम्हें, इनका डाल लेते हैं। अब देखो, अब इन वैल्यूओं को हम पैरामीटर u में चेंज करें, u में चेंज करें, यहाँ पर u1 u2 पैरामीटर है, इसको u में रिप्लेस करते हैं। dx बटे ds कैसे रिप्लेस करें, जैसे dx बटे ds है, ये लिखा है dx बटे ds, ये लिखा है, ठीक। अब इसको हम du से मल्टीप्लाई कर लें, du से डिवाइड कर दें, du से मल्टीप्लाई और du से डिवाइड, तो इसमें dx बटे du अलग कर दें और du बटे ds अलग कर दें, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dx बटे du और du बटे ds। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह इसे लिखें, अब हम सिमिलरली लिख लें, dy बटे ds अगर लिखें तो dy बटे du हो जाएगा और du बटे ds हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम dz बटे ds लिखें तो dz बटे du हो जाएगा और du बटे ds हो जाएगा। तीनों समझ में आ गए। अब यहाँ पर ये तीनों वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, 1 की जगह 1 आएगा, ds बटे dx का होल स्क्वायर ये आएगा, ये आएगा, लाओ इधर 1 बराबर ये हो जाएगा dx बटे du का होल स्क्वायर और du बटे ds का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy बटे du का होल ऑफ स्क्वायर और du बटे ds का होल ऑफ स्क्वायर, और ये आ जाएगा dz बटे du का होल स्क्वायर और du बटे ds का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नोट करो इसे, ये नोट समझ में। इसकी जगह पर ए वैल्यू लिख ली, इसकी जगह पर ए वैल्यू लिख ली, इसकी जगह पर ए वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पर 1 की जगह पर 1 आ गया। अब इन तीनों पदों में से du बटे ds का होल स्क्वायर कॉमन है, ये du बटे ds का होल स्क्वायर कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा dx बटे du का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा dy बटे du का होल ऑफ स्क्वायर, dz बटे du का होल ऑफ स्क्वायर, ये आएगा। ये तीनों में कॉमन हो गया। इतना समझ में आया। अब इसको हम इधर ऊपर कर दें, इसको ले आए नीचे, तभी ये हो जाएगा ds बटे du का होल ऑफ स्क्वायर। ये ds ऊपर कर दिया, du नीचे ले आए, तभी ये हो जाएगा dx बटे du का होल स्क्वायर, ये आएगा dx बटे du का होल ऑफ स्क्वायर, dy बटे du का होल ऑफ स्क्वायर, dz बटे du का होल ऑफ स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो इसके बाद dx बटे du, तो मैं जैसा मालूम है कि जैसे x है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन u के सापेक्ष करें तो dx बटे du, और इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं, x डॉट, इसको लिख सकते हैं x डॉट, और dy बटे du y डॉट, dz बटे du z डॉट। तो इस तरह से ये हो जाएगा x डॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा y डॉट स्क्वायर और ये हो जाएगा z डॉट स्क्वायर। बात खूब समझ में आ रही है। ठीक, अब इसका ds बटे du लिखें, यानी दोनों तरफ अंडर रूट कर दें, अंडर रूट इधर लगाएंगे, इधर रूट लेंगे तो इधर हो जाएगा x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब है रूट ले लिया दोनों तरफ। ठीक, अब सुनो इसके आगे का। अब यहाँ पर जैसे ये इस वाले रिलेशन को हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे r वेक्टर बराबर होता है, क्या होता है, xi प्लस yj और प्लस का होता है zk, ये r वेक्टर होता है। अब यहाँ पर ये क्या निकाला, ds बटे du। अब इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u कर दें, यू करें, तभी ए हो जाएगा dr वेक्टर अपॉन du, यानी क्या लिखोगे, r सिंगल डॉट वेक्टर, ये क्या लिखोगे x डॉट i, और ये क्या लिखोगे y डॉट j, और ये क्या लिखोगे z डॉट और k।
बात समझ में आ रही। अब इसका मापांक निकालो। अगर ये माड निकालते हो, मापांक निकालते हो तो अंडर रूट, और ये हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर बाई डॉट स्क्वायर और जेड डॉट स्क्वायर। बात को समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी कि ए वाला रिलेशन इसके बराबर होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर सिंगल डॉट वेक्टर का मापांक, इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, डी आर बटे डी एस बटे डी यू को। अब यहाँ पर इसका करें इंटीग्रेट। अब इसको इस तरह से लिख लें, डी एस बराबर आर सिंगल डॉट वेक्टर का मापांक है और डी यू है। ठीक, इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, वैसे ज़्यादा नहीं रह गया है, रह तो एक ही लाइन गई है। लाओ देखो, अच्छा लाओ लिख दें यहाँ पे। देखो सुनो, अब इसका हम इंटीग्रेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करें किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करें। चलो तुम लोग उतारो, हम फिर देखें, नहीं तो फिर घिच पिच हो जाए। अच्छा ऐसा करो, सुनो 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 सुनो, ऐसा करो, ये नीचे वाला देख लो, फिर इसे नीचे वाले को बिगाड़ते हैं। इसे कुछ बताना है नहीं खास, ये तुम समझ रहे होगे। सिंपल है, ये लिख लो, फिर हम नीचे इंटीग्रेशन कर दें। ये वाला लिखो, इसे हम बिगाड़ेंगे खाली। उतारो इसे फटाफट, बिगाड़ो। ठीक है, ये बिगाड़ दें। ठीक, अब सुनो, हाँ अब देखो, देखो इधर सुनो, हाँ अब इसका करें इंटीग्रेशन। अब ds का s हो जाएगा, या तो इसका इंटीग्रेशन करें या इंटीग्रेशन का चिन्ह बना दें, ये इंटीग्रेशन हो। ये किसका फार्मूला हो गया? लेंथ का। ये किसका हो गया? लेंथ का। आर्क ऑफ लेंथ का। लेकिन कौन सी आर्क का निकालना है? पी क्यू का। ये पी क्यू, लेकिन पी क्यू आर्क के पैरामीटर क्या दे रखे हैं? U1 और U2, यानी कि जो हमें निकालना है वो हिस्सा P और Q है। इसमें इसकी इक्वेशन U1 है, इसकी इक्वेशन क्या है? U2। तो यहाँ पर जब पी क्यू की निकालेंगे तो इसमें यहाँ पर U1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? U2। और यही फार्मूला हमारा किसका हो जाएगा? आर्क लेंथ का, या लेंथ ऑफ आर्क C का। बात समझ में आई? इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो, और ये इस तरह से भी प्रयोग होता है, इस तरह से भी आता है। यस बराबर ये U1 है, ये U2 है, ये U2, और इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम है इसके बराबर होती है। तो अंडर रूट का होता है एक्स डॉट स्क्वायर बाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर, और क्या आता है? डी यू। ठीक है, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला, दोनों फार्मूले किसके हैं? आर्क के। ठीक है, अब एस क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू। ठीक, लिख लो नीचे, वेयर एस इज दी लेंथ ऑफ आर्क कौन सी आर्क? पी क्यू। ठीक, यस इसमें क्या है? ये लेंथ है, किसकी है? यस इज द लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू, यानी पी क्यू आर्क की लंबाई हो गई। ठीक है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, नोट कर लो इसे। ये 1.3 आर्टिकल हो गया, इसके आगे वाला भी कराएंगे। उतारो, इसके आगे एग्जाम्पल है शायद, नोट करो। एग्जाम्पल है पेज नंबर 7 पे, अभी हम लिखाते हैं। तो उतार लो फटाफट, बताएं। लेंथ निकालने के लिए ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी फार्मूला ले सकते हो। बिगाड़े इसे,
देखो बिगाड़ते हैं। देखो सुनो, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल 1 के लिए, फिर हम तुम्हें बताते हैं। ठीक, इसके आगे वाला पॉइंट तो हम कराई चुके हैं। ये देखो, ये है एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 7 पे। अब तुम्हें बताते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व कॉमा x बराबर a cos हाइपरबोलिक z अपॉन t, z अपॉन a है। फ्रॉम द पॉइंट टू द पॉइंट अब सुनो, अब इसमें क्या निकलवाना है एग्जाम्पल पे सुनो, अच्छी तरह समझो, बताएं तो। देखो देखो, इस एग्जाम्पल पे कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ द कर्व, यानी कर्व की लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालनी, लेंथ को अभी हमने तो बताया हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। तो ये एस निकालना है। ठीक, एस का अभी फार्मूला भी बताया, वही फार्मूले में से कोई एक फार्मूला लगाएंगे। अब ए कर्व दे रखा है, पहला दे रखा है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। दूसरा कर्व ए दे रखा है एक्स बराबर ए कास हाइपरबोलिक जेड अपॉन ए। ठीक, अब आगे इन्होंने कहा फ्रॉम दी पॉइंट ए 0 0 और पॉइंट दे रखा है ए 0 0 और इन दी पॉइंट एक्स टू दी पॉइंट एक्स वाई जेड, टू दी पॉइंट एक्स वाई जेड। ठीक है, ये पॉइंट दे रखे। अब इसका क्या मतलब है वो मतलब अच्छी तरह से समझो। देखो ए निकालना, आप समझ गए होंगे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कर्व निकालनी। लेंथ ऑफ कर्व को हम क्या कहेंगे, एस, और एस हमें निकालना है, एस निकालना है। एस का फार्मूला क्या होता है, एस का फार्मूला ऐसे समझ लो यहाँ पर अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर और जेड डॉट स्क्वायर, और चाहे डी एस लिख लो चाहे डी टी लिख लो, यहाँ पर कर्व में चाहे डी टी लिख लो चाहे लिख लो डी यू। बात समझ में? अब क्या है, यहाँ पर पॉइंट अगर टी लिखोगे तो T1 और T2 हो जाएगा, डी यू लिखोगे तो डी U1 और क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। ये फार्मूला है किसका, लेंथ निकालने का। लेंथ निकाल, अब यहाँ ए निकालने के लिए एक्स वाई जेड तुम्हें मालूम हो, क्या मालूम हो, एक्स मालूम हो, वाई मालूम हो, जेड मालूम हो। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड तो नहीं मालूम है, लेकिन एक्स वाई जेड के इक्वेशन यानी कि मालूम है, तो इनके हम कोऑर्डिनेट निकालें। एक्स का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए, वाई का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए, और किसका मालूम हो जाए, जेड। कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, कोऑर्डिनेट जैसे ए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट वो कहलाता है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। अब संतुष्ट करने के लिए x बराबर कितना लें जो इसको संतुष्ट कर दे, तो इसके लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं a cos हाइपरबोलिक t और y बराबर मान लेते हैं b sin हाइपरबोलिक t। देख लो संतुष्ट करना इसका, ये रखोगे तभी a स्क्वायर कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टी बटे का a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी बटे b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। इससे a कट जाएगा, b स्क्वायर a स्क्वायर से स्क्वायर क्या आएगा, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी बराबर 1। एक तो होता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 बराबर 1। ये कोऑर्डिनेट से ये समीकरण क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है, इसलिए इसके क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कहलाएंगे।
तो x बराबर हो गया है यहाँ पर a cos हाइपरबोलिक t और y बराबर हो गया b साइन हाइपरबोलिक t। समझ में आया ये कोऑर्डिनेट क्यों है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए इसके क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट। अब क्या रह गया? जड़ रह गया निकालने के लिए। जड़ कैसे निकालेंगे उसे समझो। अब ए दे रखा है, ए दे रखा है, क्या दे रखा है? x बराबर a cos हाइपरबोलिक जड़ अपान ए दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है। अब x बराबर जो है वो a cos हाइपरबोलिक t है, ये है a cos हाइपरबोलिक t और ये है a cos हाइपरबोलिक जड़ अपान ए से a काट दो, क्या बचेगा? कास हाइपरबोलिक टी बराबर कास हाइपरबोलिक जड़ अपान ए। कास हाइपरबोलिक दोनों तरफ छोड़ दो तो टी बराबर हो जाएगा जड़ अपान ए और जड़ बराबर किसके हो जाएगा? ए टी। इस तरह से ये तुम्हें एक्स मिला, ए बाई मिला और ये क्या मिला? जड़ मिला। ए एक्स बाई जड़ इस तरह से यहाँ पर मिल गए। बात समझ में आ गई? अब आगे का सुनो इधर ध्यान से। अब ये तो मिल गए, अब तुम्हें निकालना क्या है? अब निकालना है एक्स डॉट बाई डॉट जेड डॉट। जब ये टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है तो ये कहलाएगा एक्स डॉट कहलाएगा डी एक्स बटी डी टी और बाई डॉट कहलाएगा डी वाई बटी डी टी और जेड डॉट कहलाएगा डी जेड बटी डी टी। ठीक, अगर यू के सापेक्ष होता डी एक्स बटी डी यू कहलाता। अब डी एक्स बटी डी टी निकालें तो डी एक्स बटी डी टी, डी एक्स बटी डी टी, यानी इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो क्या आएगा? अब ए वैसे तुम्हें मालूम है लेकिन हम तुम्हें फिर भी बता देते हैं। ए साइन अगर हाइपरबोलिक टी का होता है तो ए प्लस कास हाइपरबोलिक टी होता है और डी ओवर डी टी अगर हो कास हाइपरबोलिक टी का हो, ए भी प्लस होता है साइन हाइपरबोलिक टी, इसमें माइनस नहीं आता है। इसमें माइनस हाइपरबोलिक वाले में अब डिफरेंशिएशन में कभी माइनस नहीं आता है। तो इस तरह से कास हाइपरबोलिक टी का हो जाएगा ए साइन हाइपरबोलिक टी और ए कहलाएगा एक्स डॉट बराबर ए साइन हाइपरबोलिक टी। ठीक है, अब बाई बराबर जो है वो है बी, बाई पर से लिख देते हैं बी साइन हाइपरबोलिक टी। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर विद रिस्पेक्ट टू हम टी करें तो डी बाई बटे डी टी बराबर बी और साइन का हो जाएगा कास हाइपरबोलिक टी, क्योंकि इसमें माइनस नहीं आता है। और ए शॉर्टकट में अगर लिखें तो इसे बाई डॉट बराबर बी कास हाइपरबोलिक टी कहेंगे। अब क्या निकालने का रहेगा? डी जेड बटे डी टी। अब ए जेड बराबर है ए टी के, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो डी जेड बटे डी टी आएगा और ए हो जाएगा, इस टी का हो जाएगा 1, तो जेड डॉट बराबर कितना हो जाएगा? ए। ये जेड डॉट बराबर कितना हो जाएगा? ए। ठीक है, ये तो तुम्हें मालूम है, बिगाड़ देते हैं इससे। अब सुनो, अब हमें निकालना है, पहले इसे हल कर लें। तो एक्स डॉट स्क्वायर, एक्स डॉट स्क्वायर बाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर अलग हल निकाल लेते हैं, इसको बाद में उठा के डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। अब एक्स डॉट स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ये आएगा ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी और बाई डॉट स्क्वायर क्या आएगा? बी स्क्वायर कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टी और जेड डॉट स्क्वायर बराबर कितना आएगा? ए स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर। समझ में आया? अब यहाँ पर इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। अब ए हो गया ए स्क्वायर और ए किसका फार्मूला होता है? बस समझ में आ रहा है? अब ए किसका फार्मूला होता है? ये तुम्हें हमने पढ़ाया है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी बराबर होता है 1, तभी ए हो जाएगा कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टी बराबर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। ये फार्मूले होते हैं। ये फार्मूले होते हैं। तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी बराबर इसकी जगह पर कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टी आ जाएगा और बी स्क्वायर कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टी हो जाएगा। इन दोनों में से कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टी कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब इसका करना अंडर रूट, अगर हम अंडर रूट करेंगे एक्स डॉट स्क्वायर बाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर का तो ए हो जाएगा कास हाइपरबोलिक टी और अंडर रूट का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आएगा अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, ये तो वैल्यू हो गई इसकी, किसकी हो गई वो समझो। ए हो गई वैल्यू इसकी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हो गई कास हाइपरबोलिक टी और अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी टी।
अब यहाँ पर T1 T2 क्या है, उस समय ये T1 और T2 या U1 U2 पैरामीटर उस थे जो हमारी आर्क थी उसकी लेंथ के थे। ये P और Q लंबाई की हमने U1 और U2 पैरामीटर माना तो U1 U2 आ गया था। अगर T1 T2 मानते तो T1 T2 आ, लेकिन यहाँ पर T1 T2 क्या है उसे समझो अच्छी तरह से। अब यहाँ पर दे रखा है, इसीलिए हमने ये पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है और इसका मतलब समझो क्या है। यहाँ पर दे रखा है पॉइंट A00 एट ए पॉइंट XYZ, यानी कहने का मतलब है पॉइंट A वाला XYZ को डिफाइन कर रहा है तो x बराबर a के हो जाएगा, x बराबर है और y बराबर भी 0 और z बराबर भी 0। ठीक, इन तीनों में से कोई सा भी पॉइंट तुम ले सकते हो, चाहे x वाला ले लो, चाहे y वाला ले लो, चाहे ले लो z वाला। यहाँ से तुम्हें t का मान मिलेगा, एक ही मान मिलेगा t का। अब x की जगह पर क्या रखोगे, a cos हाइपरबोलिक t, x की जगह लिखोगे a cos हाइपरबोलिक t बराबर है a से a कट जाएगा, cos हाइपरबोलिक t बराबर 1 और cos हाइपरबोलिक t 1 किसका मान होता है, cos हाइपरबोलिक का, ये मान होता है 0 का। cos हाइपरबोलिक 0 बराबर होता है 1, ये याद रखना। लाओ लिख देते हैं वो भी हम तुम्हारा, cos हाइपरबोलिक 0 a होता है 1। ठीक, अब cos हाइपरबोलिक छोड़ दो तो t बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। बात समझ में आई। अब इससे निकाल दे तो बहुत सरल आ जाता, अगर z बराबर 0 रखते हैं, z की जगह 0 रखोगे t बराबर डायरेक्ट मिल जाएगा 0। बात समझ में, इससे निकालो फिर भी तुम्हारा आ जाएगा। अब यहाँ पर t बराबर कितना हो गया, 0। अब ये रिलेशन जो हमें हल करना है, ये वाला फार्मूला हमें जो लगाना है वो लगाना एट t बराबर 0 पर। बात खूब समझ में आ रही है, किस पे निकालना है, t बराबर 0 पर। ठीक, फार्मूला तो ये होता है लेकिन निकालना किस पे, t बराबर 0। तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, t। अब इसको इंटीग्रेट कर लें तो अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, कास हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन दोनों धनात्मक होते हैं, तभी a हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक t और लिमिट है 0 से t, तभी a आएगा अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी जगह पर t रखोगे तो साइन हाइपरबोलिक t और 0 रखोगे साइन हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा। ये साइन हाइपरबोलिक 0 ये भी हम यहीं पे लिख देते हैं, ये ध्यान रखना, साइन हाइपरबोलिक 0 बराबर 0 के होता है, तभी ए वाली वैल्यू तुम्हारे पास किसके बराबर होगी, 0 के। अब क्या बच्चा, ए बच्चा अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक टी। अब इस साइन हाइपरबोलिक टी की वैल्यू रख लो, कहाँ से रखोगे, यहाँ से। अब यहाँ से देखो क्या है वो समझो। अब देखो y बराबर है b साइन हाइपरबोलिक t, ये है y बराबर है b साइन हाइपरबोलिक t। अब यहाँ से देखो साइन हाइपरबोलिक t बराबर y बटे b है, तो इसकी जगह पर y बटे b आ जाएगा, तभी अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और y बटे a हो जाएगा। इसकी जगह पर a रख दिया, y बटे b, a नहीं b है, y बटे b, और यही हमारी लेंथ कहलाएगी y अपान b और अंडर रूट का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट करो इसे, फिर आगे बताया जाए। ठीक, नोट कर लो, फिर आगे एक एग्जाम्पल और है वो भी हम तो बताएंगे अभी इसके बाद। कहाँ पे है देखो, अभी देख के बताते हैं। हाँ, ये पेज नंबर 9 पे है। ठीक, अभी बताते हैं, उतार लो तुम लोग तभी बताएं 9 पे। इसमें हमने सारे फार्मूले सब कुछ लिख दिया है, अगर कायदे से समझोगे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब तो मैं इसके बाद एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 9 पे, वो हम कराएंगे। अभी लिखते हैं, ठीक है, लिख देते हैं और नीचे वाला छोड़ देते हैं, ऊपर वाला ऊपर बिगाड़ देते हैं। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 9 पे है। पेज नंबर 9 पे, ठीक, लिखो सब लोग, उतारो तुम लोग, उतारो आराम से।
देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द टेंजेंट टू द सर्कुलर हेलिक्स, टू द सर्कुलर हेलिक्स आर वेक्टर बराबर ए cos t ए sin t बी टी where a greater than 0 and write down equation of tangent, equation of tangent, equation of tangent at any point, at any point. Also find length of, also find length, length of one complete turn of complete turn of helix, of the helix. अब इसका क्या मतलब है और क्या निकलवा रहा है वो पूरा समझो। ठीक, अब तो हम बिगाड़ दें इसको। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखो, सुनो, समझो। देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 9 पे है। अब बताने जा रहा है, समझो इसे। कह रहा है फाइंड द टेंजेंट टू दी सर्कुलर हेलिक्स। फाइंड दी टेंजेंट निकालना। ये टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मतलब है टी यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। और टी यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? ये होता है आर सिंगल डॉट वेक्टर, ये होता है आर सिंगल डॉट वेक्टर बटे आर सिंगल डॉट वेक्टर का मापांक। ये फार्मूला होता है। यहाँ से टी यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे वो हम तो अभी समझाएंगे बाद में। पहले देख लो क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या निकलवा। एक तो ये निकालना है और एक कर्व दे रखा है आर वेक्टर बराबर ए cos t कामा ए sin t कामा बी टी, ये दे रखा है। आगे कह रहा है वेयर ए ग्रेटर देन 0। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ये निकालना है टेंजेंट, ये निकालना है टेंजेंट। अब निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फार्मूला चाहे इससे निकाल लो, कैपिटल आर वेक्टर बराबर लैम्डा आर डॉट्स, इससे निकाल लो। और चाहे हमने इसके साथ में अभी कार्टेशियन का फार्मूला बनाया, अब उसे निकाल लो। वो क्या होता है? कैपिटल एक्स माइनस एक्स बटे एक्स डॉट, कैपिटल वाई माइनस वाई बटे वाई डॉट, और कैपिटल जेड माइनस जेड बटे जेड डॉट बराबर लैम्डा। इसमें एक्स डॉट बाई एक्स बाई जेड और एक्स डॉट बाई जेड डॉट की वैल्यू रखोगे, जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। चाहे इसमें हम वैल्यू रख दें तब भी वो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पे लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न टू हेलिक्स, यानी लेंथ निकालना है। लेंथ का मतलब है यस निकालना है, लेंथ का मतलब यस। तो एक एक करके ये तीनों चीज़ें निकालनी, 1, 2 और 3। अब ये तीनों चीज़ें निकालना हम तुम्हें बताते हैं। ठीक है, अब बात को समझो। इन तीनों चीज़ों को निकालने के लिए हमें एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट भी चाहिए होगा और आर डॉट भी चाहिए होगा, ए भी चाहिए होगा। ये सारी वैल्यू पहले हम निकाल लें, फिर एक एक करके निकालें। तो ए आर वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका हम डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकालें, यानी इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करें, तभी ए हो जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसका करें तो भी ए हो जाएगा आर सिंगल डॉट वेक्टर। ठीक, आप बराबर, आप कास का करोगे, ए आ जाएगा माइनस का ए साइन टी, इसका हो जाएगा ए कास टी, और ए हो जाएगा बी,
ये हो जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आर वेक्टर बराबर अगर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है और तुम्हारी इच्छा इस तरह से लिखने की है, इस तरह की, इनका मतलब एक ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का एक ही मतलब। अगर जैसे यही है आर वेक्टर बराबर, इसको चाह जैसे आर वेक्टर बराबर ए लिखा हुआ है, ए कास टी ए साइन टी और कामा बी टी, अगर तुम्हारी इच्छा लिखने की है तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, ए कास टी आई ए साइन टी जे और बी टी के। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, ये बात ध्यान रखना, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक, हाँ। अब सुनो इसके बाद का, छोटी छोटी बातें आ रही हैं वो सब हम तुम्हें बताते चल रहे हैं। अब देखो इसके बाद, अब यहाँ पर जैसे ए हो गया, अब हमें क्या निकालना है, इसका मापांक ए निकालना है, यानी कि ए निकालना है माड, ए माड निकालना। अब इसमें आई जे के कोफिशिएंटों का स्क्वायर हो जाता है, तभी इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कास स्क्वायर टी और ए हो जाएगा बी स्क्वायर। ये एक्स आई का कोफिशिएंट, ए जे का कोफिशिएंट, ए के का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट, ये इसमें से ए स्क्वायर कॉमन है और साइन स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी हो गया, प्लस का बी स्क्वायर हो गया, अंडर रूट ए हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी हो गई, ये वैल्यू इसकी हो गई। अब यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी है, अब ए एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट की और ज़रूरत पड़ेगी। जब ए आर डॉट ए एक्स वाई जेड कहलाता है तो ए आर डॉट ए कहलाएगा एक्स डॉट, ए कहलाएगा वाई डॉट और ए क्या कहलाएगा जेड डॉट। बात समझ में, यानी कि आर वेक्टर बराबर अगर हम एक्स वाई जेड लिखते हैं तो आर सिंगल डॉट वेक्टर बराबर एक्स डॉट वाई डॉट और क्या लिखेंगे जेड डॉट। तो एक्स डॉट कितना कहलाएगा, एक्स डॉट कहलाएगा माइनस ए साइन टी और वाई डॉट कितना कहलाएगा, वाई डॉट कहलाएगा ए कास टी और जेड डॉट कितना कहलाएगा, जेड डॉट कहलाएगा बी, जेड डॉट कहलाएगा बी। तीनों समझ में आ गए, ये हुए जाएंगे। अब एक एक करके सबसे पहले टी यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब सारी वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है, अब हम निकालते हैं एक एक करके, देखो ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये इनका पॉइंट देखते हैं, टेंजेंट टू सर्कुलर हेलिक्स, सर्कुलर हेलिक्स का टेंजेंट कह लो चाहे यूनिट ऑफ टेंजेंट कह लो, बात एक ही है। पूरा ही नाम लिख देते हैं। नंबर 1 यूनिट ऑफ टेंजेंट टू दी सर्कुलर हेलिक्स। ठीक, अब सर्कुलर हेलिक्स का यूनिट टेंजेंट निकाल लें। यूनिट ऑफ टेंजेंट क्या कहलाता है, टी यूनिट वेक्टर, ये कहलाता है टी यूनिट वेक्टर। और इसका फार्मूला हमने तुम्हें बताया, आर सिंगल डॉट वेक्टर और बटे आर सिंगल डॉट वेक्टर का मापांक, ये इसका फार्मूला कहलाता है। अब आर सिंगल डॉट वेक्टर इसकी वैल्यू ए कहलाती है, ये कहलाएगी माइनस का ए साइन टी, ए कास टी और कामा बी, ए कहलाएगी। और इसकी वैल्यू हमारी कहलाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट करो, अभी बताते हैं, तुम्हें देख ले थोड़ा सा कितनी वीडियो हो गई, 46 मिनट की होगी। ठीक है, अभी 2-4 मिनट और लगेंगे। अब देखो यहाँ पर ए हो गया, ए टी यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब क्या निकालना है, नंबर 2 पे राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब लिखे नंबर 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फार्मूला हमने तुम्हें कार्टेशियन में बना के दिया, कोई सा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये फार्मूला बना के दिया, कैपिटल वाई माइनस वाई बटे वाई डॉट और कैपिटल जेड माइनस जेड बटे जेड डॉट और बराबर लैम्डा। अब इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे कैपिटल एक्स माइनस एक्स। अब एक्स बराबर क्या कहलाएगा भाई, एक्स डॉट तुमने इससे तुलना करके ये निकाला, वाई डॉट इससे तुलना करके ये निकाला, जेड से तुलना करके ये निकाला। अब आर वेक्टर ए कोएफिशिएंट इसके तुलना होंगे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कास टी और वाई बराबर ए आएगा ए साइन टी और जेड बराबर कितना आएगा बी टी, जेड बराबर क्या आएगा बी टी। अब इसमें वैल्यू रखें, ये एक्स है, एक्स की जगह पर आएगा ए कास टी बटे एक्स डॉट है, एक्स डॉट की जगह पर आएगा ए साइन टी,
ये आएगा माइनस का ए साइन टी, ये माइनस भी है, और कैपिटल वाई माइनस वाई है, वाई की जगह पर आएगा ए साइन टी, और वाई डॉट है, वाई डॉट की जगह पर आएगा ए कास टी, कैपिटल जेड माइनस जेड है, जेड की जगह बी टी आएगा, और जेड डॉट है, जेड डॉट की जगह पर बी बराबर लैम्डा, और ये इसका दूसरा आंसर हो गया, ये हो गया दूसरा आंसर। अब बचा तीसरा आंसर, तीसरा आंसर है उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों उतार लो, फिर हम तुम्हें तीसरा पॉइंट बताएं। तीसरा पॉइंट ये है लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न टू हेलिक्स, ये तीसरा पॉइंट है, ये बताएंगे। ये उतार लो इसे, और फिर हम यहाँ पे लिखें। ठीक है, बिगाड़ा है। अब नंबर तीसरा पॉइंट बताएं। अब तीसरा पॉइंट ये इतना बिगाड़ देते हैं, इधर वाला तो छोड़ ही देते हैं। अब सुनो, देखो तीसरे पॉइंट में क्या है, लेंथ ऑफ वन, ये लिखते हैं पहले, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स, ठीक, ये निकालना है, ये निकालना है। अब यहाँ पर लेंथ निकालना है। अब लेंथ का फार्मूला क्या है, लेंथ का फार्मूला हमने तुम्हें ये पढ़ाया है, आर डॉट का मापांक और डी टी कह लो, डी यू कह लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर जो लेंथ की लिमिट है वो उसमें शायद उसमें हमने u1 और u2 मानी थी, उसमें हमने फार्मूले में u1 मानी थी और u2 मानी थी, किसकी, आर्क की लेंथ मानी गई। लेकिन यहाँ पर कह रहा है लेंथ वन कंप्लीट टर्न टू हेलिक्स। अब हेलिक्स हम सर्किल की फॉर्म में ले लेते हैं। अब सर्किल की फॉर्म में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है मान लो, तो ये चल रहा है t0 पे, ये मान लिया यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है t0। अब ये सर्किल हमने क्यों ले लिया है, क्योंकि कहा गया फाइंड द टेंजेंट टू सर्कुलर हेलिक्स। हेलिक्स है कैसा, सर्कुलर है, सर्कुलर का मतलब एज ए फॉर्म ऑफ सर्किल की है। अगर सर्किल की फॉर्म में है तो सर्किल की जो एंगल है, ए वाला सर्किल, इसका एंगल कितना होता है। देखो यहाँ से अगर चल रहे हो तो जैसे ए यहाँ से चल रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक 0 से यहाँ तक 0 से π/2, ए पाई, और ए हो जाता है 3π/2, और ए हो जाता है 2π, ये हो जाता है 2π। यानी कि एक सर्किल पूरा अगर राउंड करता है तो लिमिट 0 से कन्वर्ट हो जाती है 2π में। तो अगर मान लो यहीं से मान लो ये t0 से स्टार्ट कर रहा है तो एक कहाँ पर पहुँचेगा जाके, t0 तो 0 से हुआ जाके, अब यहाँ तक आने का मतलब है 2, अब एक कहाँ तक जाएगा, t0 + 2π, t0 + 2π। यानी कि यहाँ से अगर t0 मतलब एंगल पर चल रहा है तो ये पूरा राउंड लेने पर ये जो चलेगा t0 + कितना चलेगा, 2π। अगर यहाँ से 0 मान लेते तो 0 से 0 + 2π चलता। बात समझ में। ये कह रहा है वन कंप्लीट टर्न टू हेलिक्स, यानी हेलिक्स जो है वन राउंड कंप्लीट करता है। मान लिया जब पहला राउंड में स्टार्ट करता है तो कहाँ से चलता है, t0 से। अब जब पूरा राउंड पूरा होता है तो समय कितना, एंगल कितना घूमेगा, 2π, इसलिए t0 + कितना हो गया, 2π। अब ये वाला u1 जो पैरामीटर है वो हमारा t0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और u2 जो पैरामीटर है वो t0 से कितना हो जाएगा, 2π। ये बात खूब समझ में आ गई। ये हो गया वन कंप्लीट टर्न टू हेलिक्स। अब इसमें वैल्यू रख के इंटीग्रेट करना है, t0 से t0 + 2π है,
आर डॉट का मापांक देखो ए निकला हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी टी। अब ए कांस्टेंट है, इसको निकाल के बाहर कर दो और डी टी का मापांक टी हो जाएगा, टी जीरो से टी जीरो प्लस 2 पाई आ जाएगा। अब अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखोगी टी की जगह पे, टी जीरो प्लस 2 पाई आएगा, माइनस का आएगा टी जीरो से टी जीरो कट जाएगा, तभी ए बचेगा 2 पाई और अंडर रूट का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए क्या कहलाएगा एस और ए हो गई लेंथ। ठीक है, आज यहीं तक कराते हैं, इसके आगे का आगे वाली वीडियो में कराएंगे। ठीक, सही।